हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सभी। ज्ञान की बारिश में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन। ओके, अगर आपको हमारा चैनल वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो आज के लिए आपका एक मोटिवेशन भरा दिन। तो आज के लिए हमारा मोटिवेशन है, कर हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। कर हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूँ मायूस होकर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी जोश के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, मेडिसिन। मेडिसिन क्या होती है? ड्रग। मेडिसिन एक ऐसी दवा है जो बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, दवा देने के बाद किसी पेशेंट को दवा देने के बाद जो बॉडी के ऊपर वो अफेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी होता क्या है? फार्माकोलॉजी मतलब होता है, फार्मा का मतलब होता है दवा और कोलॉजी का मतलब होता है, लॉजी मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है, ड्रग को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि कोने कोने में ड्रग पहुंचना। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को हम दवा दे रहे हैं तो उसकी हर पूरी बॉडी में उस दवा का पहुंचना क्या कहलाता है? फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, और फार्माकोडायनेमिक क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जब कोई दवा देने के बाद वो एक्शन करती है बॉडी के ऊपर तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे? ADME। ओके, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, क्या मतलब होता है? ए से होता है एब्जॉर्प्शन, जो होता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, इंटेस्टाइन में क्या होता है? ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। और डी से होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और एम से होता है मेटाबॉलिज्म, एंड ई से होता है एक्सक्रीशन। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो होता है लीवर में एंड एक्सक्रीशन होता है किडनी में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फार्माकोकोपिया। ठीक है, फार्माकोपिया। ठीक है, फार्माकोकोपिया क्या होता है? फार्माकोपिया क्या होता है? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैविंग ऑल द रिकॉर्ड ऑफ ड्रग। ठीक, ये क्या होता है? इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन दैट हैविंग ऑल द रिकॉर्ड ऑफ ड्रग। ओके, एक किताब है जिसमें मार्केट के अंदर जो ड्रग है वो सब के रिकॉर्ड इस बुक के अंदर होते हैं। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक बुक्स होती है जिसके अंदर जो मार्केट में दवाएं अवेलेबल होती हैं वो इस बुक के अंदर होती हैं। ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? फार्माकोपिया। ठीक है, फार्माकोपिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे इंडियन फार्माकोपिया भी कहते हैं। इस बुक को हम क्या बोलते हैं? इंडियन फार्माकोपिया भी कहते हैं। इसका यूज़ इंडियन फार्माकोपिया के लिए किया जाता है। ठीक है, कैनेडियन फार्माकोपिया के नाम से इसका यूज़ दिया गया है। इसको किस नाम से जाना जाता है? कैनेडियन फार्माकोपिया। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। किस किस रूट से हम ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उसको एडमिट करते हैं, किस तरह से हम उसको देते हैं, किस रूट से देते हैं पेशेंट को दवाई, उसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है,
नॉन पेरेंटल रूट्स होता है एंड एक होता है पेरेंटल रूट। ठीक है, नॉन पेरेंटल रूट्स में क्या होगा, इंटरनल रूट होगा, जो अदर देन पेरेंटल रूट आर नॉन एज नॉन पेरेंटल रूट। ठीक है, जो पेरेंटल रूट होता है वो इंटरनल रूट होता है, जो नॉन पेरेंटल रूट होता है वो क्या होता है, इंटरनल रूट होता है, जो अदर देन पेरेंटल रूट आर नोन एज नॉन पेरेंटल रूट। ठीक है, ये ऑरली के थ्रू भी दिया जाता है। ठीक है, और पेरेंटल रूट्स में क्या होता है, जिसमें इंजेक्शन के थ्रू ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, जिसमें इंजेक्शन के थ्रू ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरेंटल रूट। ठीक है, वो पेरेंटल रूट कहलाता है। इसमें क्या होता है, हम कोई भी दवाई देते हैं किसी पेशेंट को, कोई ड्रग उसको प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम किसके थ्रू देते हैं, उसको हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेरेंटल रूट। ठीक है, और ये होता है इंटरनल रूट, इसको नॉन पेरेंटल रूट भी कहते हैं, जिसमें ओरली भी दवा दी जाती है और इंजेक्शन के थ्रू भी दी जाती है। ठीक है, नॉन पेरेंटल रूट्स में क्या होता है, ओरली रूट होता है, जिसमें सब लिंगुअल एंड बक्कल रूट के थ्रू भी दवा दी जाती है। ठीक है, ये इसमें सेकंड है टॉपिकल। नॉन पेरेंटल रूट्स में ओरल रूट्स होता है, जो सबलिंगुअल एंड बक्कल के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, टॉपिकल में क्या होता है, ये इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है एंड इंस्टिलेशन के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनहेलेशन। इसमें क्या होता है, ड्रग को इनहेलेशन के थ्रू दिया जाता है, इनहेल किया जाता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन के थ्रू जो है इम्प्लांट करके पेशेंट को हम दवा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेरेंटल रूट्स में हम कैसे दवाएं देते हैं, सबक्यूटेनियस होता है, सबक्यूटेनियस रूट जो होता है यस, इंट्रामस्कुलर रूट्स होता है IM, एंड इंट्रावेनस होता है IV, इंट्राओसियस होता है जो बोन में दिया जाता है इस ड्रग को। नेक्स्ट होता है ट्रांसस्पाइनस होता है, जो इंटरथिकियल मतलब वो स्पाइन में दिया जाता है। ठीक है, इंट्रा कार्डियल होता है, जो कार्डियक के लिए दिया जाता है, जो इंट्रा आर्टेरियल जो आर्टरी के थ्रू दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा आर्टेरियल ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओरल रूट या इंटरनल रूट। ठीक है, ओरल रूट में हम कैसे देंगे दवा, 2 टाइप से हमने पढ़ा था, कौन कौन सा, सबलिंगुअल एंड बक्कल। सबलिंगुअल में क्या होता है, ड्रग को हम कैसे देते हैं, टंग के थ्रू। ठीक है, टंग के नीचे हम ड्रग को दे देते हैं, ड्रग बिलो द टंग मतलब टंग के नीचे देते हैं, जो ड्रग को हम इसमें पेशेंट को क्या करते हैं, ड्रग जो देते हैं वो जीभ के नीचे मतलब टंग के नीचे देते हैं, जो टंग के नीचे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं दबा के रखना, या उसको चूसने के लिए बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टंग के नीचे उसको दवा रख देते हैं, उसको हम क्या किसके माध्यम से देते हैं, सबलिंगुअल के माध्यम से बोलते हैं। ठीक है, और बक्कल क्या होता है, ड्रग गिफ्ट बिटवीन गम एंड चीक्स। ठीक है, जो दवाएं चिक्स के लिए यूज़ की जाती हैं, गम्स के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल के थ्रू देना। ठीक है, जिसमें कौन सी दवाएं दी जाती है, एस्पिरिन। ठीक है, कौन सी दवाएं दी जाती हैं, एस्पिरिन। नेक्स्ट इसमें कौन सी, फॉर एग्जांपल सबलिंगुअल में कौन सी दवाएं देंगे हम, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन देंगे हम, आइसोसॉर्बिट्रेट। ठीक है, आइसोसॉर्बिट्रेट देंगे। ठीक है, इसमें इसका यूज हम किस में करते हैं, रिलीफ पेन के लिए। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, ये रिलीफ पेन के लिए हम देते हैं। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिलिस, एंजाइना मतलब होता है पेन, एंड मसल्स, पेक्टोरिलिस मतलब होता है मसल्स, इसका यूज हम मसल्स की पेन को दूर करने के लिए हम देते हैं। ठीक है, पेन को रिलीव करने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टैपिकल रूट। टैपिकल रूट में हम
किस टाइप से दे सकते हैं, इसमें हम दे सकते हैं कौन सा, इनक्शन। इनक्शन के थ्रू हम दवा कैसे देंगे, एप्लीकेशन ऑफ ड्रग विथ फ्रिक्शन कॉल्ड एज इनक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, मसाज करेंगे किसी पेशेंट के ऊपर। फ्रिक्शन का मतलब होता है मसाज करना, मसाज करके ड्रग को अप्लाई करना। ठीक है, किसी पेशेंट को अगर दवा देनी है तो इनक्शन के थ्रू हम कैसे दवा देंगे, उसकी बॉडी पर उस ड्रग को या उस ऑइंटमेंट को, कोई भी ड्रग हो उसको हम अप्लाई करेंगे, फिर उसका मसाज करेंगे। मसाज के थ्रू हम ड्रग को एब्जॉर्ब करवाएंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इनक्शन। ठीक है, इस पेशेंट को हम कैसे दवा देंगे, ऐसे पेशेंट को ऐसे दवाओं देने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, इनक्शन के थ्रू दवा देना। ठीक है, मसाज के थ्रू ड्रग देना हम क्या बोलते हैं, उसे इनक्शन। ठीक है, जो दवाएं हम मसाज के थ्रू बॉडी में अब्जॉर्ब करवाते हैं, देते हैं पेशेंट को, उसको हम क्या बोलते हैं, इनक्शन। ठीक है, इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन में क्या होता है, लिक्विड ड्रग पुट इनटू कैविटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिक्विड ड्रग होती है जो ड्रग कैविटी के अंदर डाला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टिलेशन। ठीक है, जो क्या होता है इसमें, फॉर एग्जांपल आई ड्रॉप हो गई, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में होती है, एंड ईयर ड्रॉप हो गई, वो भी क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, वो कैविटी आई होती है, फिर भी आई कैविटी में जाती है वो दवा, और जो ईयर कैविटी होती है, ईयर में डालो तो वो भी एक कैविटी होती है जिसमें हम दवा को डालते हैं। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल के लिए आई ड्रॉप होता है और ईयर ड्रॉप होता है। ठीक है, जो कोई ड्रग जो होती है जो जब कैविटी के थ्रू दी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, इंस्टिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आई इंस्टिलेशन ऑफ ड्रग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आई इंस्टिलेशन ऑफ ड्रग। आई इंस्टिलेशन ऑफ ड्रग में हम क्या करेंगे, इसमें मिडिल ऑफ कंजक्टाइवा पे हम ड्रॉप डालेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, आई में हम जब ड्रॉप, जो आई में हमारी आँखों में जो हमारी कंजक्टाइवा होती है उस पर हम जब ड्रॉप डालेंगे तो उसमें क्या होगा, इंस्टिलेशन ऑफ ड्रग, उसको क्या हम बोलते हैं, इंस्टिलेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, आई ड्रॉप को हम क्या करेंगे, पहले डालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई ड्रॉप को डालेंगे, फिर उसके बाद आई ऑइंटमेंट को डालेंगे। ठीक है, अगर आपके लिए कोई क्वेश्चन बनता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके लिए एक क्वेश्चन आ जाए कि पेपर में आपको अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, यदि आपके पास आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट दोनों है तो सबसे पहले आप क्या डालोगे आँख में। ठीक है, तो सबसे पहले हम, अगर हमारे पास आई ऑइंटमेंट और आई ड्रॉप दोनों है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई ड्रॉप डालेंगे, फिर आई ऑइंटमेंट लगाएंगे। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कंजक्टाइवा। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर अवे मतलब रास्ते में, 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कंजक्टाइवा। ड्रॉपर्स 2.5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए कंजक्टाइवा से। ठीक है, आँख से जब हम ड्रॉपर से हम दवा डालेंगे आँखों में तो हमारा जो ड्रॉपर होगा वो क्या होगा, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, किससे, कंजक्टाइवा से। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, यदि आपके पास आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट दोनों हैं तो सबसे पहले आप क्या डालोगे आँख में। ठीक है, अगर आपके पास आई ड्रॉप हो या फिर आई ऑइंटमेंट हो, ठीक है, कोई ट्यूब हो, ऑइंटमेंट हो, दोनों है आपके पास और आपको आँख में दोनों ही डालना है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आप कौन सा ऑइंटमेंट डालेंगे या फिर आई ड्रॉप डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या डालेंगे, आई ड्रॉप, फिर उसके बाद क्या डालेंगे, आई ऑइंटमेंट। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कंजक्टाइवा, इसमें क्या होगा, जिससे हम ड्रॉप डालेंगे आँख में, ड्रॉपर को 2.5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए कंजक्टाइवा से। ठीक है, हमारी आँख में जब हम ड्रॉप डालेंगे तो उस टाइम पे
जो ड्रॉपर होगा उसको हमें कितना ऊपर रखना है, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। कितना? 2.5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए कंजक्टाइवा से, ठीक है। ईयर इंस्टिलेशन ऑफ ड्रग। ईयर इंस्टिलेशन ऑफ ड्रग क्या होता है? इसमें क्या होता है, एडल्ट एंड चिल्ड्रन में ड्रग को हम ईयर में कैसे कैसे देते हैं। पिन्ना को पुल करना है अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। इसमें जो होती है ईयर में एक होता है पिन्ना, ठीक है। पिन्ना जो होता है जो कान के नीचे होता है, कान बना होता है, फिर उसके बाद ये होता है पिन्ना, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, पुल करना है, पीछे खींचेंगे, फिर अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। अपवर्ड करेंगे एंड बैकवर्ड करेंगे, ठीक है। चिल्ड्रन में क्या होगा, पिन्ना को पुल डाउन करेंगे, पुल डाउन वर्ड एंड बैकवर्ड करेंगे, ठीक है। तब उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रग उसमें डालेंगे, ठीक है। बिलो 3 ईयर, अगर चिल्ड्रन जो है 3 ईयर से कम एज का है तो उसमें हम पिन्ना को पुल डाउनवर्ड करेंगे एंड बैकवर्ड करेंगे, तब उसके बाद हम ईयर ड्रॉप डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एक कान से दूसरे कान में ड्रग डालने के लिए लगभग 5 मिनट का गैप होना चाहिए। अगर हम किसी के कान में ड्रॉप डाल रहे हैं, ईयर में ड्रॉप डाल रहे हैं, तो उसके बीच में अगर हमने एक कान में ड्रॉप डाल दिया है, ठीक है, दूसरे कान में डालने के लिए हमें कितना देर वेट करना चाहिए, कम से कम 5 मिनट के बाद हमें दूसरे कान में ड्रॉप डालनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें इनहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन अब क्या होता है, इनहेलेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। पेशेंट इनहेलिंग, ठीक है, पेशेंट इनहेलिंग ड्रग बाई नोज और माउथ। क्या होगा इसमें, इनहेलेशन में पेशेंट जो होगा ड्रग लेगा किससे, नोज एंड माउथ के थ्रू, ठीक है। उसे हम बोलते हैं इनहेलेशन की प्रोसेस, ठीक है। प्रोसीजर में इसमें क्या होगा, पेशेंट नोज और माउथ के थ्रू जब ड्रग लेता है उसको हम बोलते हैं इनहेल कर रहा है, इनहेलेशन उसको बोला जाता है, ठीक है। MDI इसका मतलब होता है मेथड यूज इनहेलर, ठीक है। इसमें क्या होगा, पेशेंट इसका यूज अस्थमा के लिए होता है, ठीक है। MDI एक अस्थमा के लिए इनहेलर होती है जो अस्थमा के लिए यूज किया जाता है, जिसको सांस लेने में या सांस फूलती है जिसकी अस्थमा का जो पेशेंट होता है उसके लिए हमें क्या देना चाहिए, MDI। इसका यूज जो है अस्थमा के पेशेंट में होता है जो एक इनहेलर होता है, ठीक है। नेबुलाइजेशन क्या होता है, रिस्पल्स ऑफ डुआलिन एंड सल्ब्यूटामॉल। इसमें क्या होगा, हम क्या क्या देंगे, किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, नेबुलाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। अस्थमा के पेशेंट को भी हम नेबुलाइजेशन करवाते हैं, लेकिन उसमें नेबुलाइजेशन के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, उसमें रिस्पल्स ऑफ डुआलिन एंड सल्ब्यूटामॉल लेते हैं और डुआलिन लेते हैं, उसको मिक्स करके हम नेबुलाइजेशन करवाते हैं पेशेंट को, ठीक है। रिस्पल्स ऑफ बड एंड कॉट, इससे भी हम क्या करते हैं, नेबुलाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। रिस्पल्स ऑफ इप्रीवेंट, ठीक है, आइप्रीवेंट जो होता है उससे भी हम पेशेंट को नेबुलाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। और ये रिस्पल्स ऑफ क्या होगा, एस्थलीन एंड सल्ब्यूटामॉल, एस्थलीन और सल्ब्यूटामॉल से भी हम पेशेंट को क्या करवाते हैं, नेबुलाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अगर आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आंसर क्या होगा, कैसा क्वेश्चन, यदि किसी पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर एंड स्टेरॉइड दोनों देने हैं, ठीक है। किसी पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर एंड स्टेरॉइड दोनों देने हैं तो पहले किससे नेबुलाइज करवाएंगे पेशेंट को, ठीक है। किसी पेशेंट को क्या हो गया है, ब्रोंकोडायलेटर एंड स्टेरॉइड दोनों देने हैं, ठीक है। स्टेरॉइड ड्रग देना है एंड ब्रोंकोडायलेटर ड्रग देना है उसको, तो उसमें हम सबसे पहले किससे नेबुलाइज करवाएंगे उसको, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट यूज ब्रोंकोडायलेटर, सेकंड स्टेरॉइड, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, ब्रोंकोडायलेटर का यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम सेकंड
स्टेरॉइड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका बनता है, यदि नर्स पेशेंट को एस्थलीन या बॉडीगार्ड से नेबुलाइजेशन करवाती है या कर रही है तो नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी। कोई भी पेशेंट है, उसको एक नर्स नेबुलाइजेशन करवाने जा रही है, ठीक है। वो क्या करती है, एस्थलीन ले लेती है एंड बॉडीगार्ड ले लेती है, जिससे उसको नेबुलाइजेशन करवाना है और वह नेबुलाइजेशन करवाने के लिए जाती है, ठीक है। अगर वो नेबुलाइजेशन पेशेंट को करवा रही है तो पेशेंट में वो क्या ऑब्जर्व करेगी कि पेशेंट को कोई रिस्पांस हो रहा है, तो उस पेशेंट में एक नर्स को क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या रिस्पांस आ रहा है, उसमें क्या ऑब्जर्व करेगी नर्स। टैकीकार्डिया होगा पेशेंट को, ठीक है। वो क्या ऑब्जर्व करेगी कि उसको पेशेंट को टैकीकार्डिया हो रहा है या नहीं। हार्ट रेट इसमें क्या होगा, 80 है तो 100 हो जाएगा। उसमें हार्ट रेट क्या होगा, थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। नेबुलाइजेशन करवाने पर पेशेंट का हार्ट रेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। इसमें यही नर्स को रिस्पांस देना है, यही और ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। पेशेंट को टैकीकार्डिया हो रहा है, ठीक है। ये कोई टेंशन की बात नहीं होती है, ये नॉर्मली हर पेशेंट में होता है, ठीक है। नेबुलाइजेशन के बाद ये कंडीशन ठीक हो जाती है, ठीक है। तो एक नर्स को क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, पेशेंट को टैकीकार्डिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, आफ्टर नेबुलाइजर नर्स को क्या करना चाहिए, ठीक है। पेशेंट को नेबुलाइजेशन करवा दिया और उस नेबुलाइजेशन करवाने के बाद नर्स को क्या करना चाहिए, नर्स को पेशेंट का गार्गल करवाना चाहिए, ठीक है। अगर किसी पेशेंट का कोई नर्स है जो वो नेबुलाइजेशन करवा रही है, नेबुलाइजेशन करवाने के बाद उस पेशेंट का हमें क्या करवाना चाहिए, उसको हमें गार्गल करवाना चाहिए, ठीक है। किसी पेशेंट को अगर हम नेबुलाइजेशन करवा दे रहे हैं तो ऐसे ही नॉर्मली नेबुलाइजेशन करवाने के बाद उसको वहाँ से चले नहीं आना है, उसको उसके बाद हमें क्या करना है, गार्गल करवाना है, ठीक है। हाइपोकैलेमिया क्या होता है, इसमें क्या होगा, डिक्रीज पोटेशियम लेवल, क्या होगा इसमें, ब्लड में हाइपो कम होता है, मतलब हाइपो मीन्स कम होता है, कैलेमिया मतलब होता है पोटेशियम, ईमिया का मतलब होता है ब्लड में, ठीक है। पेशेंट के ब्लड में या किसी भी पेशेंट के ब्लड में जब पोटेशियम का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोकैलेमिया, ठीक है। इस केस में पेशेंट को डुआलिन एंड सैल्ब्यूटामॉल से नेबुलाइजर करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, पुट अ सॉलिड ड्रग इनटू कैविटी इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। पुट अ सॉलिड ड्रग, ठीक है, जो कैविटी में पुट अ सॉलिड ड्रग होता है, जो सॉलिड ड्रग होता है वो कैविटी में हमें पुट करना है, डालना है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है। सपोजिटरी के बारे में नॉर्मली हॉस्पिटल्स में बताया जाता है और नर्सिंग कॉलेजेस में या वैसे ही बच्चों को नॉलेज के लिए बताया गया है। तो डियर आज हम पढ़ेंगे क्या, सपोजिटरी में क्या पढ़ेंगे डियर, कॉनिकल शेप्ड ड्रग। इसमें क्या होता है, सपोजिटरी एक कॉनिकल शेप्ड ड्रग होती है जो मेल्ट ऑन बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड सपोजिटरी, ठीक है। जो मेल्ट होती है बॉडी टेम्परेचर के माध्यम से उसे हम क्या बोलते हैं, सपोजिटरी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है डियर, रेक्टल सपोजिटरी होती है। इसमें रेक्टल सपोजिटरी में क्या होता है डियर, डुल्कोलिक्स होता है जो कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज किया जाता है, डुल्कोलिक्स, ठीक है। डुल्कोलिक्स क्या होता है, वो कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज किया जाता है। और सीमल क्या होता है, रिड्यूस फीवर, ये होता है सीमल क्या होता है, इसका यूज हम क्या करते हैं, रिड्यूस फीवर, जिसे बोलते हैं पैरासीटामोल, ठीक है। वेजाइनल सपोजिटरी क्या होती है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन सपोजिटरी, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन सपोजिटरी के नाम से भी हम जानते हैं, जो वेजाइनल सपोजिटरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैरेंटल रूट्स। पैरेंटल रूट्स में हम क्या पढ़ते हैं, सबक्यूटेनियस रूट्स में हम पढ़ेंगे। पैरेंटल रूट में सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे, सबक्यूटेनियस रूट। इसमें क्या होगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगता है, ये जो इंजेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, पैरेंटल रूट्स में
इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन में सबसे पहला क्या होता है, सबक्यूटेनियस रूट। जो एससी होता है, एससी मतलब सबक्यूटेनियस होता है, जो टिश्यूज़ में लगाया जाता है। ठीक है, ये इंजेक्शन टिश्यूज़ में लगाया जाता है, जो 45 से 90 डिग्री पर लगाया जाता है। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल इंसुलिन ड्रग होता है, मिजल्स होती है, मिजल्स वैक्सीन, LMWH होती है, लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन होती है, जो प्रीफिल्ड सिरिंज होती है। ठीक है, ये प्रीफिल्ड सिरिंज के थ्रू जो है लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंसुलिन सिरिंज। इंसुलिन सिरिंज जो होती है वो रेड और ऑरेंज कलर की होती है। दो कलर की होती है इंसुलिन सिरिंज। कौन कौन सी होती है, रेड कलर की एंड ऑरेंज कलर की। जो रेड कलर की सिरिंज होती है इसमें 40 यूनिट से 40 यूनिट पर ml इंजेक्शन आ सकता है। ठीक है, और ऑरेंज जो होती है इसमें 100 यूनिट पर ml होता है। ठीक है, ये सिरिंज ऑरेंज कलर की होती है, जो इसमें 100 यूनिट पर ml आ सकती है ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैरेंटल रूट। पैरेंटल रूट में क्या होता है, पैरेंटल रूट में क्या होता है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हम देते हैं। इसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगता है। ठीक है, सबक्यूटेनियस कहाँ लगता है, टिश्यूज़ में लगता है। ये 45 एंकल्स में लगता है एंड 90 डिग्री पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन सा इंजेक्शन देते हैं, इंसुलिन ड्रग देते हैं। इंसुलिन ड्रग इसमें देते हैं, इसमें क्या देते हैं, इंसुलिन ड्रग देते हैं, मीजल्स वैक्सीन्स देते हैं एंड LMWH देते हैं, लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन। ठीक है, इसमें क्या देते हैं, लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन ड्रग देते हैं। ठीक है, जो किस में देते हैं हम, सबक्यूटेनियस के माध्यम से देते हैं। जो मसल्स में सबक्यूटेनियस जो लगती है टिश्यूज़ में, उसमें हम सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में लगती है, उसको हम देते हैं लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन। ठीक है, ये प्रीफिल्ड सिरिंज होती है। ठीक है, एक होती है प्रीफिल्ड सिरिंज होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंसुलिन सिरिंज। इंसुलिन सिरिंज से कैसी होती है, इंसुलिन सिरिंज कैसी होती है, इंसुलिन सिरिंज में हम देखेंगे इंसुलिन सिरिंज होती कैसे है। वो रेड कलर की होती है एंड ऑरेंज कलर की होती है। ठीक है, रेड कलर की होती है, ऑरेंज कलर की होती है। रेड जो होती है इसमें 40 यूनिट ml होती है, और ऑरेंज में क्या होता है, इसमें 100 यूनिट पर ml होती है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन क्या होता है, रेगुलर इंसुलिन में ये ड्रग IV के थ्रू भी दी जाती है। जो रेगुलर इंसुलिन होती है उसको हम क्या करते हैं, IV के थ्रू भी दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, एट्रोपिड इंसुलिन क्या होती है, ये 30 से 70 मिक्सड होती है, जो 50-50 करके हम देते हैं पेशेंट को, मतलब हाफ करके हम पेशेंट को देते हैं। ठीक है, हीमोलॉग इंसुलिन क्या होती है, हीमोलॉग इसका क्या होता है, ये रैपिड एक्शन होती है। ठीक है, ये रैपिडली एक्शन करती है, जिसको हम देते हैं हीमोलॉग इंसुलिन। ठीक है, लैंथस ग्लैर्गिन क्या होती है, लैंथस ग्लैर्गिन ये लॉन्ग टाइम के बाद एक्शन करती है, लॉन्ग एक्शन होती है। ठीक है, ये इसका एक्शन क्या होता है, ज़्यादा टाइम के लिए होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैंथस ग्लैर्गिन। ठीक है, लैंथस ग्लैर्गिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गेज ऑफ इंसुलिन सिरिंज। ठीक है, इसका गेज क्या क्या होता है, इंसुलिन सिरिंज का कौन कौन सी गेज में होते हैं, इसमें क्या होता है 27 to 31 गेज का होता है ये इंसुलिन सिरिंज, और इसकी लेंथ कितनी होती है, 3 to 8 होती है। इसमें क्या होता है 3 से 8 होता है, जो 90 डिग्री पे लगाएंगे। ठीक है, इसको हम इसका लेंथ कितना होता है, इसका लेंथ कितना होता है 3 से 8 होता है। इसको हम क्या करते हैं 90 डिग्री पर हम लगाते हैं पेशेंट को। ठीक है, 5 to 8 है, तो अगर
3 to 8 थी तो उसको 90 डिग्री पे लगाते हैं, और अगर 5 to 8 है तो उसे 45 डिग्री से 60 डिग्री पर हम लगाएंगे। ठीक है। जो साइट ऑफ इंसुलिन होती है, किस किस साइड पे लगती है इंसुलिन? अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ आर्म, ये क्या होती है? आर्म में लगती है। जो कहाँ पे लगती है? इसका साइड क्या होती है? अपर आउटर क्वाड्रेंट होता है आर्म में, वहाँ पे लगती है। ठीक है। और एंटीरियर लैटरल थाइस में, इसमें क्या होता है? एंटीरियर लैटरल थाइस में इंसुलिन लगती है। और एब्डोमेन में लगती है, ये एब्डोमेन में लगती है, जो 4 फिंगर अवे फ्रॉम अम्बिलिकस। ठीक है। जो अम्बिलिकस के 4 फिंगर ऊपर होती है, वहाँ पे क्या होता है? इंसुलिन लगती है। ठीक है। जो अम्बिलिकस होता है वहाँ उसके 4 फिंगर के ऊपर लगती है और एब्डोमेन में लगती है। ठीक है। ये होती है इंसुलिन की साइट। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका अम्बिलिकस है। ठीक है। ये नीचे का हो गया 4 फिंगर। ठीक है, नीचे की साइड, और ये 4 फिंगर हो गया अपर साइड हो गया। तो हम क्या कहाँ लगाएंगे? 4 फिंगर अबे 4 फिंगर, ये हो गया नीचे, मतलब नीचे की साइड पे, और ये हो गया अम्बिलिकस का ऊपर का 4 फिंगर का। ठीक है। तो हम कहाँ लगाएंगे? ये ऊपर नहीं लगाएंगे, इस साइड नहीं लगाएंगे हम, लेफ्ट साइड नहीं लगाएंगे हम, राइट साइड या लेफ्ट साइड कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन इधर भी 4 फिंगर और इधर भी 4 फिंगर। ठीक है। अम्बिलिकस के 4 फिंगर साइड पे हम लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? एब्डोमेन इंसुलिन। ठीक है। इंसुलिन का बेस्ट एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? इंसुलिन का बेस्ट एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? ये होता है इंसुलिन का बेस्ट एब्जॉर्प्शन एब्डोमेन में होता है। ठीक है। एवॉइड मसल्स डिस्ट्रॉफी क्या होता है? ये चेंज साइट इंसुलिन यूज, इसमें क्या होता है? इन चेंज साइट इंसुलिन को हम करते हैं एवॉइड मसल्स डिस्ट्रॉफी में। ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाता है कि इंसुलिन का बेस्ट एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो इंसुलिन का बेस्ट एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? एब्डोमेन में। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्या इंसुलिन लगाने के बाद मसाज करनी चाहिए या नहीं? अगर आपको कोई क्वेश्चन कर लेता है कि इंसुलिन लगाने के बाद उसका मसाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। बट क्यों? क्योंकि ईयरली एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें क्या होता है? ईयरली एब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें हाइपोकैलेमिया हो सकता है। ठीक है। इसमें क्या होगा? ईयरली एब्जॉर्प्शन होता है जिससे हाइपोकैलेमिया हो सकता है। ठीक है। डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, जब ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपरकैलेमिया। ठीक है। तो इंसुलिन को लगाने के बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए? मसाज नहीं करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, पेशेंट खाने के कितने टाइम पहले इंसुलिन लगाना चाहिए? पेशेंट को हमें खाने के कितने टाइम पहले इंसुलिन लगाना चाहिए? बिफोर 15 to 30 मिनट। ठीक है। 15 to 30 मिनट के पहले हम खाना खाने से पहले पेशेंट को इंसुलिन लगा सकते हैं। ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।